Hello students, how are you? I hope you all are fine, right? आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज 8। उसमें सबसे पहले वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड ए बी एंड एन इन द एक्सपेंशन ऑफ a plus b whole raised to n if the first three terms of the expansion are 729, 7,290 and 30,375 रिस्पेक्टिवली। तो अब ये जो थ्री टर्म्स है वो फर्स्ट थ्री टर्म्स है किसकी a प्लस बी के n पावर जो दी गई है उसके एक्सपेंशन में फर्स्ट थ्री टर्म है। मतलब 729 इज द फर्स्ट टर्म t1, ये t2 और ये t3। तो इसी का यूज करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। Let us solve. First of all, we will write expansion here. A plus b whole raised to n is equal to what? nc0 a raised to n b raised to 0 plus nc1 a raised to n minus 1 b raised to 1 plus nc2 a raised to n minus 2 b raised to 2 plus up to plus ncn a raised to n minus n b raised to n। ये एक्सपेंशन हो गया। अभी इस एक्सपेंशन में यहाँ पे जो दिया गया है वो इट इज गिवन दैट t1 is equal to 729, T2 is equal to 7,290 and T3 is equal to 30,375। तो ये दिया गया है बराबर। तो इसमें से ये जो एक्सपेंशन है उसमें फर्स्ट थ्री टर्म बोला है, तो फर्स्ट थ्री टर्म कौन सा होगा? फर्स्ट थ्री टर्म्स, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। ये जो होगा वो ये टर्म है T1 कहलाएगी, T1, ये T1 है। ये जो है वो दूसरी टर्म T2 कहलाएगी और ये जो है थर्ड टर्म, तीसरी टर्म T3 कहलाएगी। ठीक है, इसको आप जनरल टर्म द्वारा भी फाइंड कर सकते हैं। यू कैन फाइंड इट बाय जनरल टर्म ऑल्सो यूजिंग जनरल टर्म फॉर्मूला ऑल्सो। ठीक है, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट फाइंड की है, डायरेक्ट लिखी है, तो मैं इस तरह से ही आगे बढ़ता हूं। तो अब यहां से T1 is equal to nc0 a raised to 9। Therefore T1 की वैल्यू है वो यहाँ पे लिखते हैं 729 और nc0 1 होता है, वी नो दैट a raised to n as it is। Therefore a raised to n is equal to 729 मिलता है। इसको हम सॉल्यूशन में यूज करेंगे तो इसको नंबर दे देते हैं, से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म इज सेकंड टर्म, इट इज T2। T2 is what? T2 is here, T2 is nc1 a raised to n minus 1 b raised to 1। तो ये हम लिखेंगे T2 nc1 a raised to n minus 1 b raised to 1। अब T2 की वैल्यू जो दी गई है वो 7,290 है, 7,290 ये सेकंड टर्म है। तो nc1 तो n होता है ना। अब यहाँ पे a raised to n इंटू a raised to minus 1, मैं इसको स्प्लिट करता हूं और b raised to 1। स्प्लिट इसलिए किया कि मैं यहाँ पे a raised to n की वैल्यू पुटअप कर सकता हूं। ठीक है, आगे जाके सॉल्यूशन में भी ये हेल्पफुल रहता है, इसलिए इसको स्प्लिट कर दिया है। अब ये क्या मिलेगा? 7,290 इज इक्वल टू n इंटू 729 इंटू ये b है और ये -1 पावर है तो डिनोमिनेटर में जाएगा इस तरह से, और यहाँ पे मैं रीजन दूंगा 1 से हमें वैल्यू पुटअप कर दिए, रिप्लेस कर दिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या मिलेगा? ये 729 डिनोमिनेटर में जाएगा तो 7290 अपॉन 729 इज इक्वल टू
n इंटू बी अपॉन ए, इस तरह से हमें ये वैल्यू मिलेगी। देयरफॉर अब आगे ये 729 कैंसिल हो गया तो 10 मिलता है, तो 10 इज इक्वल टू एन बी अपॉन ए, इस तरह से हमें वैल्यू मिलती है। तो मैं यहाँ पे ये बी अपॉन ए इसलिए सेपरेट करता हूँ कि मुझे मालूम है इसका आगे जाके यूज होने वाला है। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब आगे थर्ड टर्म T3 इज इक्वल टू NC2 a रेस टू n माइनस 2 b स्क्वायर, ये है। ठीक है, अब T3 की वैल्यू जो दी गई है वो 30,375 है। NC2 का एक्सपेंशन करो, n से शुरू करके डिसेंडिंग ऑर्डर में 2 फैक्टर, बिकॉज NC2 मतलब 2 फैक्टर लिखना है, अपॉन 2 फैक्टोरियल दैट इज 2 into 1। यहाँ पे भी मैं इसको स्प्लिट करूंगा, a रेस टू n इंटू a रेस टू माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ये 2 जो मिलता है वो सामने शिफ्ट करता हूं, तो 2 इंटू 30,375 इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 2 इंटू a रेस टू n इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ऐसा सोचो, क्योंकि माइनस पावर है तो डिनोमिनेटर में जाएगी। अब यहाँ पे मैं ये 2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, ए रेस टू एन की वैल्यू 729 जो इक्वेशन 1 में हमने यहाँ पे लिखी थी वो। ठीक है, ए रेस टू एन की वैल्यू है 729, और दूसरी वैल्यू यहाँ पे बी अपॉन ए होल स्क्वायर कर देंगे, तो बी अपॉन ए होल स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से b अपॉन ए की वैल्यू 10/9 लिख सकते हैं ना इक्वेशन 2 के द्वारा, तो ये हम लिखेंगे। देयरफॉर 2 इंटू, देखो ये मल्टीप्लाई नहीं करनी है, शायद ये कैंसलेशन में कैंसिल हो जाए, तो मल्टीप्लिकेशन की जो आपकी प्रोसेस है वो जरूरी नहीं है, वो टाइम आपका बिगाड़ेगी, तो अभी इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो 2 इंटू 30,375 n इंटू n माइनस 1 होगा, यहाँ पे सॉरी n माइनस 1 होगा, सॉरी n माइनस 1। a रेस टू n की वैल्यू है 729, और b अपॉन ए होल स्क्वायर समझो इसको, b अपॉन ए होल स्क्वायर, तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन b अपॉन ए इज इक्वल टू, यहाँ से 10/n मिलेगा फ्रॉम इक्वेशन 2, तो ये लिख देते हैं 10/n दी होल स्क्वायर, क्योंकि b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वो क्या हो जाता है, b अपॉन ए होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू इस तरह से लिख लेंगे। अब देखो यहाँ से हमें ये जो इक्वेशन बना उसमें सिर्फ n दिखता है, तो n की वैल्यू हमें मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब ये n की वैल्यू निकालेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, n की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अब ये जो इक्वेशन मिला है उसमें से हम ये वैल्यू निकालेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे। देयरफॉर 2 इंटू 30,375 अपॉन, अच्छा पहले ये सोल्व कर देते हैं, n इंटू n माइनस 1 इंटू 729 इंटू 10 स्क्वायर इज 100 अपॉन n स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर दे दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, तो इस तरह से मिलता है 10 स्क्वायर 100, n स्क्वायर एज इट इज। अब n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ये जो वैल्यूज है वो अपॉन में लेंगे, तो 729 इंटू 100, ठीक है, और यहाँ पे मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो n स्क्वायर माइनस 1, और ये डिनोमिनेटर में रहेगा n स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से ये सोल्व होगा। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, कैलकुलेटर में आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी, क्या मिलेगी, 2 इंटू 30,375
अपॉन 729 इंटू 100 क्या मिलती है 5/6 मिलेगी, ये वैल्यू मिलेगी 5/6। ठीक है, तो अब आप ये कैंसलेशन करके देख सकते हैं, मैं यहाँ पे वो आपको नहीं दिखा रहा हूँ, इस तरह से ये मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे n² इज 1 माइनस 1/n², 1/n², यहाँ पे कैंसलेशन करोगे तो ये आपको 3 की पावर में कन्वर्ट होके मिलेगी, तो इसके द्वारा आप ये फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे 5 के द्वारा ये कैंसिल हो सकता है, 105 ये यूनिट डिजिट 5 है इसलिए, तो ये आप करोगे। ठीक है, ये आपको सेल्फ प्रैक्टिस में देता हूं। अब यहां से हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो n की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, n इंटू एन n², n इंटू 1 n होगा, और यहाँ पे एक n कैंसिल हो जाएगा तो ओनली n बचेगा, n/n² इज 1/n। ठीक है, तो अब n की वैल्यू चाहिए तो 1/n शिफ्ट करते हैं, 1/n इज इक्वल टू 1 माइनस 5/6, तो 6 1 6 माइनस 5, 1/n is equal to 6 1 6 minus 5 is 1/6, therefore n equal to 6। ये पहली वैल्यू हमें मिल गई, n equal to 6। अब आगे बढ़ते दूसरी वैल्यू फाइंड करते हैं। दूसरी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इक्वेशन चाहिए, तो अब हमारे पास ये दो इक्वेशन है, एक a⁻n is equal to 729, दूसरा है 10 equal to n into b/a, और ओके, तो दो इक्वेशन है, उसमें से हम ये a और b बाकी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब इसको n equal to 6 को हम फर्स्ट इक्वेशन में लेते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग इट इन इक्वेशन 1। देयरफॉर इक्वेशन 1 क्या है, a⁻n इज इक्वल टू 729 है, तो इसमें ये सब्स्टिट्यूट करते हैं, a⁻6 इक्वल टू 729। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे a⁻6 मिला, तो a बेस में है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, a बेस में है, तो n इक्वल टू 6 लेने से a⁻6 बनता है, तो 729 को भी 6 पावर में कन्वर्ट करना होगा, तो ये मिलता है हमें 3⁻6, 3 3 9, 3 27, 3 81, 3 243, 3 729, 1 2 3 4 5 6 हो गया 3⁻6। तो a की वैल्यू हमें मिली, अब 6 पावर दोनों साइड से कैंसल, तो a की वैल्यू मिली 3। देखो a की वैल्यू भी मिल गई। अब इक्वेशन 2 का यूज करके, नाउ इक्वेशन 2 इज व्हाट, इक्वेशन 2 इज लाइक दिस, ये देखो ये इक्वेशन 2 है, ये 10 इक्वल टू n इंटू b बाई a, तो इसमें हम ये वैल्यू पुट अप करेंगे, तो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग n इक्वल टू 6, a इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। ओके, तो इक्वेशन 2 में ये सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें ये वैल्यू मिलेगी किस तरह से, 10 इक्वल टू n की वैल्यू 6, b एज इट इज, a की वैल्यू 3। ठीक है, इस तरह से हम वैल्यू पुट अप करेंगे, तो b की वैल्यू क्या मिलेगी, b की वैल्यू, अब ये 3 2 6 हो जाएगा, तो 2 सामने जाएगा, तो देयरफॉर b इक्वल टू 5, 10/2 होगा 5, 10/2। thus required value are a equal to 3, b equal to 5 and n equal to 6। आंसर ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन 1 सोल्व। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 2 सोल्व करेंगे। चलो अब क्वेश्चन 2 सोल्व करते हैं। फाइंड a, यहाँ पे a कांस्टेंट है जो एक्सपेंशन में है, वो फाइंड करना है। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड x³ इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 + ax होल रेज़ टू 9 आर इक्वल।
देखो स्टूडेंट, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब का कोफिशिएंट इक्वल है, तो हमें सिर्फ कोफिशिएंट का ही इस्तेमाल करना है. वी नीड ओनली कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब. Here we can calculate it by this shortcut without finding the terms. But we can use general term, and by using general term we will solve like this. See, how will we solve? तो ये हम देखेंगे यहाँ पे कि जनरल टर्म क्या होगी. तो जनरल टर्म में यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जनरल टर्म ऑफ 3 expression 3 plus ax whole raised to n. This expression is given, and the expansion of this expression will be given by terms. General term is tr plus 1. We will write directly. Here n equal to 9. We will take n equal to 9. Therefore 9cr. A equal to 3, so 3 raised to 9 minus r. n minus r होता है, वो n equal to 9 लेना है, और r तो r ही रहेगा. और b equal to ax है, b है ax, तो ax whole raised to r मिलेगा. तो यहाँ पे क्या होगा, 9cr into 3 raised to 9 minus r into a raised to r इंटू एक्स रेस टू आर, इस तरह से मिलेगा. ये मैंने स्प्लिट इससे क्यों किया, क्योंकि मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट. तो मैं ये डायरेक्ट ले सकता हूँ. अब देखो, अब हमें अच्छी तरह से प्रैक्टिस मिल गई है कि अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालना है तो सिर्फ यहाँ पे r इक्वल टू 2 लेना है. एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट निकालना है तो सिर्फ यहाँ पे r इक्वल टू 3 लेना है. अब ये सब कुछ मैं लिखूंगा नहीं, दिखाऊंगा नहीं, ठीक है. मैं डायरेक्ट यहाँ पे ये लिखूंगा कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज गिवन, राइट. ये हमें दिया गया है. तो अब ये जो इक्वालिटी दी गई है कोएफिशिएंट के बीच में, उसको अप्लाई करके हमें ये जो कांस्टेंट a है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है. तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लेना है तो r इक्वल टू 2 लेना होगा, है ना. x रेस टू r है जनरल टर्म में, तो r इक्वल टू 2 लेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मिलेगा. तो ये पूरी जनरल टर्म में r इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, रिप्लेस करेंगे, तो 9c2 3 raised to 9 minus 2 and into a raised to 2 is equal to, same way here we will think x cube का कोएफिशिएंट चाहिए. तो यहाँ पे r इक्वल टू 3 लेते हैं तो x क्यूब बनेगा, x क्यूब बनेगा तो ये पूरी टर्म जो है बाकी की वो कोएफिशिएंट होगी. तो ये कोएफिशिएंट r इक्वल टू 3 के लिए मिलेगा, मतलब एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट मिलेगा 9c3 3 रेस टू 9 माइनस 3 a रेस टू 3, इस तरह से, ठीक है. तो अब हमें ये कोएफिशिएंट का यूज करके a की वैल्यू निकालनी है. तो देखो, पहले सबसे पहले यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं. 9c2 का मतलब होता है 9 से शुरू करके डिसेंडिंग ऑर्डर में 2 फैक्टर, मतलब 9 इंटू 8 अपॉन 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 इंटू 1 इंटू 3 रेस टू 7, 3 रेस टू 7 ये लिख दिया, 3 रेस टू 7, 9 माइनस 2 7 इंटू ए स्क्वायर, ये है ए स्क्वायर, इज इक्वल टू 9c3 का सिंप्लीफिकेशन होगा 9 से शुरू करके डिसेंडिंग ऑर्डर में 3 फैक्टर 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 3 फैक्टोरियल, मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 रेस टू 9 माइनस 3 डेट इज 6 इंटू ए क्यूब. अब हमें ए क्यूब मिला है, यहाँ पे ए स्क्वायर मिला है, तो ए स्क्वायर को सामने शिफ्ट करते हैं तो ए मिलेगा, ठीक है. ए की वैल्यू हमें चाहिए, तो ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब ये थोड़ा सा शिफ्टिंग करते हैं. शिफ्टिंग क्या करेंगे, पहले तो ये सिंप्लीफाई करो. 9 8 72 अपॉन 2 36, ये 36 हो जाएगा इंटू, अब यहाँ पे 3 रेस टू 6 है
तो यहाँ पे पावर स्प्लिट करता हूं, 3 इंटू 3⁻⁶, ये आप जानते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। प्रोडक्ट में बेस सेम हो तो पावर इंडेक्स का एडिशन होता है, और स्प्लिट भी कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये 1 पावर, ये 6 पावर, 1 + 6 7 हो जाएगा, इंटू a² इज इक्वल टू, यहाँ पे भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते, 3 3 जार 9, 2 4 जार 8, 3 4 जार 12, 7 जार 84, इंटू 3⁻⁶ एज इट इज बी, क्योंकि आगे जाके वो कैंसिल होगा, तो a³। ये हमें स्मार्ट वर्क करना है। कभी भी ये पावर वाली टर्म हो तो ऑब्जर्व कर लेना है कि ये इस तरह से कैंसिल हो सकती है कि नहीं, वरना आप ये पावर की वैल्यू निकालेंगे तो फोगट में आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो स्मार्ट वर्क करो, समय बचाओ, टाइम बचाओ, टाइम सेविंग टेक्निक ये है। तो अब 36 इंटू 3 इंटू 3⁻⁶ अपॉन में ले जाऊंगा 84 इंटू 3⁻⁶ इज इक्वल टू a³ एज इट इज, और ये जो a² है वो यहाँ पे लिखेंगे अपॉन में, ठीक है। ये शिफ्टिंग प्रोसेस कर दी। अब सिंप्लीफाई करो, तो सिंप्लीफाई करो तो यहाँ पे 12 3 जार 36, 12 7 जार 84, 3⁻⁶ कैंसल, रिमेनिंग टर्म इज 3 3 जार 9 अपॉन 7 ओनली इज इक्वल टू a³ अपॉन a²। बेस सेम है, terms are in division, so we can take subtraction of the index, that is 3 minus 2, remaining is a. So this is the answer. So required value of a equal to 9/7 आंसर, ये मिल गया, ठीक है। तो चलो अब ये सेकंड क्वेश्चन भी सोल्व हो चुका। अब सोल्व करेंगे थर्ड क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग। ये क्वेश्चन 3 है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जेडब्ल्यू में भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो आप समझो एक जेडब्ल्यू वाला क्वेश्चन ही है, तो कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x⁵ इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू टर्म्स यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो यहाँ पे देखो, ये 1 + 2x⁶ इंटू 1 - x⁻⁷ है, दो ब्रैकेट है, दोनों की पावर में अलग अलग 6 और 7 है। तो इसको पहले तो ये दोनों ब्रैकेट का एक्सपेंशन बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके करना होगा। तो सबसे पहले हम इसको इंडिविजुअली एक्सपांड करेंगे बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो ये एक्सपेंशन हमें इस तरह से मिलेगा कि 1 + 2x होल रेज़ टू 6 इज इक्वल टू 6c0 2x⁻0 प्लस 6c1 2x⁻1। आप जानते हैं ना, ये 1 + x होल रेज़ टू n वाला एक्सपेंशन है, तो अगर ये फर्स्ट टर्म 1 है तो दूसरी टर्म ही लिखी जाती है। ये आपने स्टार्टिंग में जो बाइनोमियल थ्योरम के केसेस देखे थे उसमें मैंने ये समझाया था कि 1 + x⁻n का एक्सपेंशन किस तरह से होता है, वो यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो 6c2 इंटू 2x⁻2 प्लस 6c3 इंटू 2x⁻3 प्लस 6c4 2x⁻4 प्लस 6c5 2x⁻5। नेक्स्ट लास्ट 6c6 इंटू 2x⁻6। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, इट इज द वेरी ट्रिकी पॉइंट। व्हाट, जो भी आपको पावर चाहिए x⁵, तो यहाँ पे आप एक्सपांशन x⁵ तक ही दिखाएं, ठीक है, बाकी का डॉट 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 करके छोड़ दे। बल्कि ऑफ कोर्स यहाँ पे 6 है तो मैंने यहाँ पे 6 पावर तक लिख लिया है क्योंकि एक ही टर्म थी, ठीक है। बट अगर यहाँ पे 20 पावर होती तो मैं क्या करता, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, यहाँ पे x⁵ मुझे मिल जाएगा,
ठीक है, तो यहां तक मैं एक्सपांशन दिखा था, फिर प्लस डॉट 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 करके लास्ट टर्म 20 फर्स्ट टर्म होती है 20 पावर के लिए, वो मैं यहाँ पे दिखा देता। तो पूरा एक्सपांशन दिखाने की जरूरत नहीं है, जो भी आपको यहाँ पे टर्म दी गई है उसकी पावर मिल जाए वहां तक आपको एक्सपांशन करना है। ठीक है, तो ये आप बराबर ध्यान में रखेंगे। डू वेल इन योर डू कीप इट वेल इन योर माइंड। ठीक है, तो अब ये एक एक्सपांशन, अब आगे बढ़ते हैं। तो 6c0 क्या होता है? 1 होता है। 2x⁻0 क्या होता है? 1 होता है। प्लस 6c1 क्या होता है? 6 इंटू 2x⁻1 2x। नेक्स्ट प्लस 6c2 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 2x होल स्क्वायर दैट इज 4x स्क्वायर प्लस 6c3 that is 6 into 5 into 4 upon 3 into 2 into 1. 2x cube that is 2 cube 8 and x cube plus 6c4 62 6 minus 4 2 62। ठीक है, ये हम ले सकते हैं। तो 6 into 5 upon 2 into 1 2x⁻4 2⁻4 that is 16 x⁻4। Next 65 is 6, we know that, and 2x⁻5 that is 32x⁻5, and last 66 is 1 and 2⁻6 64x⁻6। तो इस तरह से हमें ये सभी टर्म मिलेगी। तो ये हमें सिंप्लीफाई करनी है। 1 1 जार 1 प्लस 6 2 जार 12 x, ये 6 5 जार 30 अपॉन 2 दैट इज 15 15 15 4 जार 60, ये भी लिख लेते हैं साथ में 60 x स्क्वायर प्लस ये 3 2 जार 6 कैंसल 5 4 जार 20 28 जार 160 28 जार 160 x क्यूब मिलेगी प्लस 6 5 जार 30 डिवाइड बाई 2 15 15 into 16 that is 240 x⁻4 and 6 into 32 192 32 6 are 192 x⁻5 and plus 64 x⁻6। तो ये मिल गया हमें फर्स्ट एक्सपांशन 1 plus 2x होल रेज़ टू 6 का। अब लेते हैं दूसरा एक्सपांशन। दूसरा एक्सपांशन है 1 minus x⁻7 का। तो ये एक्सपांशन दिखाना है 7c0 x⁻0 प्लस 7c1 x⁻1 प्लस 7c2 x⁻2 प्लस 7c3 x⁻3 प्लस 7c4 x⁻4 प्लस 7c5 x⁻5 प्लस, अब ये जो टर्म है अगर ना लिखो तो चलेगा, बट सिर्फ 2 ही टर्म है तो मैं ये लिख लूंगा। तो 7c7 x⁻7। देखो स्टूडेंट्स, अब मैंने यहाँ पे एक पॉइंट में मिस कर गया हूँ, क्या कि ये माइनस है, माइनस x है, तो जहां भी ओड पावर है वहां पे माइनस लेना है। तो ये 1 पावर ओड है माइनस, फिर 3 पावर ओड है तो यहाँ पे माइनस लेना है, क्योंकि इसके एक्सपेंशन में इस तरह से होता है। 5 पावर ओड है तो माइनस लेना है, 7 पावर ओड है तो माइनस लेना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर याद ना हो तो फिर मेरी तरह ये इस तरह से करना होगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई करो। तो 7c0 1 x⁻0 भी 1 माइनस 7c1 1 x ओनली
प्लस 7c2, 7 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 1। देखो स्टूडेंट, ये सभी जो कॉम्बिनेशन की वैल्यूज है वो आप अलग से फाइंड करके भी रख सकते हैं, लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर आपको वैल्यू पता है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। माइनस 7c3, 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7c4, 7c4 इज 7c3, 7 माइनस 4 3 होता है ना, तो 7c3 की वैल्यू 7c4 की वैल्यू के बराबर होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ पे मैं इसी तरह से लिख लूंगा 3 इंटू 2 इंटू 1 एक्स रेस टू 4 माइनस 7c5, 7c5 की वैल्यू भी 7c2 की तरह होती है, 7 माइनस 5 2 होता है, तो ये कॉम्बिनेशन के थियरम के हिसाब से ये 7c2 ही मिलेगा, तो मैं इसकी फॉर्मूला ही यहाँ पे अप्लाई करूंगा, एक्स रेस टू 5। देन प्लस 7c6 इज 7 इंटू एक्स रेस टू 6 माइनस 7c7 इज 1 इंटू एक्स रेस टू 7। ये एक्सपांशन हो गया। तो अब इसका फाइनल एक्सपांशन क्या होगा, 1 माइनस एक्स होल रेस टू 7। तो 1 माइनस एक्स प्लस 2 3 जार 6, 7 3 जार 21 एक्स स्क्वायर 21 एक्स स्क्वायर माइनस ये 3 2 जार 6 कैंसल, 7 5 जार 35 एक्स क्यूब, ठीक है, 3 2 जार 6 कैंसल, 75 7 5 जार 35 एक्स क्यूब प्लस ये 3 2 जार 6 कैंसल, अगेन 35 एक्स रेस टू 4, यहाँ पे 2 3 जार 6 माइनस 7 3 जार 21 एक्स रेस टू 5 प्लस 7 एक्स रेस टू 6 माइनस एक्स रेस टू 7। तो ये एक्सपांशन हमें मिल गया। अब क्या करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके हम ये पता लगाएंगे कि एक्स रेस टू 5 का कोएफिशिएंट कौन सा है। देखो स्टूडेंट, अब ये दो एक्सपांशन है ना, एक है 1 प्लस 2 एक्स रेस टू 6 और दूसरा है 1 माइनस एक्स रेस टू 7। तो 1 प्लस 2 एक्स रेस टू 6 में टोटल 7 टर्म मिलेगी, ठीक है, और 1 माइनस एक्स रेस टू 7 में टोटल 8 टर्म मिलेगी। तो 7 टर्म्स वाला ब्रैकेट मिलेगा और उसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा 8 टर्म्स वाले ब्रैकेट का। तो टोटल टर्म्स हमें लिखनी पड़ेगी कितनी, शायद 56। तो इतनी सारी टर्म हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेस टू 5। तो जहां पर भी एक्स रेस टू 5 वाली टर्म मिलेगी वो ही टर्म हम ध्यान में लेंगे। ओके, तो वही टर्म हम ध्यान में लेकर ये कोएफिशिएंट निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे कि हमें करना ये होगा कि पहले ये प्रोडक्ट में लिख लेंगे। नाउ जो फर्स्ट ब्रैकेट है वो 1 प्लस 2x रेस टू 6 है, दूसरा ब्रैकेट है 1 माइनस एक्स रेस टू 7 है। तो इज इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट ब्रैकेट जो है ना वो इसका एक्सपांशन होगा। वो एक्सपांशन हमें मिला है क्या, वो एक्सपांशन है 1 प्लस, देखो ये एक्सपांशन है 1 प्लस 12x प्लस 60x स्क्वायर प्लस 160x क्यूब प्लस 240x रेस टू 4 प्लस 192x रेस टू 5 प्लस 64x रेस टू 6। ये फर्स्ट ब्रैकेट मिल गया हमें, इनटू सेकंड ब्रैकेट, सेकंड इज द एक्सपांशन ऑफ दिस टर्म, ये है, ठीक है, 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 21 एक्स स्क्वायर माइनस 35 एक्स क्यूब प्लस 35 एक्स रेस टू 4 माइनस 21 एक्स रेस टू 5 प्लस 7 एक्स रेस टू 6 माइनस एक्स रेस टू 7। अभी मैंने जब कि बताया कि आपको
अगर x⁵ का एक कोफिशिएंट चाहिए तो आपको यहाँ पे x⁵ तक ही टर्म लिखनी है, बाकी की डॉट 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 करके छोड़ देनी है। यहाँ पर भी x⁵ तक ही टर्म लिखनी है, बाकी की डॉट 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 करके छोड़ देनी है। बट यहाँ पे एक दो टर्म थी तो मैंने पूरी तरह से लिख लिया है। अब क्या करना है, हमें ये स्मार्ट वर्क करना है। देखो ये पूरा एक्सपांशन नहीं करना है, यहाँ पे तो टोटल 56 टर्म एक्सपांशन में मिलेगी, बट सभी टर्म का हमें कोई मतलब नहीं है ये लिखने का, क्योंकि जरूरत ही नहीं। वी डोंट नीड इट टू राइट, वी ओनली नीड x⁵ टर्म्स हैविंग x⁵। तो वो ही सिर्फ हम ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा शॉर्टकट करूंगा कि सिर्फ एक कोफिशिएंट ही चाहिए तो कोफिशिएंट ही लिखूंगा, कोफिशिएंट ऑफ x⁵ इज इक्वल टू डायरेक्ट कोफिशिएंट है और कुछ नहीं। तो डायरेक्ट कोफिशिएंट किस तरह से लिखेंगे, देखो क्या समझना है। यहाँ पे 1 है तो 1 का ये पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा ना। हम जानते हैं एक्सपांड, हाउ टू एक्सपांड द टू ब्रैकेट्स, प्रोडक्ट ऑफ टू ब्रैकेट्स। तो ये फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म लेके ये पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसमें x⁵ वाली टर्म किस तरह मिलेगी, यहाँ पे ये टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करके वही पावर मिलती है, 2 पावर 3 पावर 4 पावर, बट 5 पावर के साथ 1 का मल्टीप्लाई होता है तो ये टर्म मिलेगी 1 इंटू -21 x⁵, है ना। तो ये x⁵ को टारगेट बनाओ, उसका कोफिशिएंट चाहिए तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा 1 इंटू -21, ठीक है। डायरेक्ट यही कोफिशिएंट ही डायरेक्ट लिखो, ओके। अब दूसरी टर्म लो 12x, तो 12x के साथ क्या मल्टीप्लाई करें, कौन सी टर्म मल्टीप्लाई करें, विच टर्म वी कैन मल्टीप्लाई सो दैट द आंसर इज x⁵, टर्म विथ x⁵। तो 12x के साथ ये x मल्टीप्लाई करे तो स्क्वायर मिलता है, स्क्वायर मिलता है तो क्यूब मिलता है, क्यूब मल्टीप्लाई करे तो 4 पावर मिलती है x के साथ, और x के साथ x⁴ मल्टीप्लाई करे तो x⁵ मिलती है ना, जानते हैं ना आप। तो x इंटू x⁵ तो x इंटू x⁴ विच इज x⁵। तो कोफिशिएंट क्या होगा 12 इंटू 35, तो ये हम लिखेंगे 12 इंटू 35, ये कोफिशिएंट दूसरा कोफिशिएंट मिला। अब तीसरी टर्म में देखो x² वाली टर्म है तो उसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, तो 5 पावर मिलेगी, x² इंटू x³ मल्टीप्लाई करो तो 5 पावर मिलती है, तो उसका कोफिशिएंट क्या मिलेगा 60 इंटू -35, ओके ये मिलेगा। तो इसको मल्टीप्लाई करके छोड़ दो। अब आगे बढ़ो 4 पावर के साथ x मल्टीप्लाई करो तो 5th पावर मिलती है, तो ये उसके कोफिशिएंट लिखेंगे 4 पावर 240 इंटू x का कोफिशिएंट है -1। ये ध्यान में रखना है, अगर सिर्फ माइनस है तो उसका कोफिशिएंट -1 कहलाता है, ठीक है। यू कैन से दैट कोफिशिएंट ऑफ -x इज -1। नेक्स्ट 5th पावर, ये तो ऑलरेडी 5th पावर है, 5 पावर है तो उसका मल्टीप्लाई कंपलसरी 1 के साथ होता है, तो ये 5 पावर वाली टर्म मिलती है तो उसका कोफिशिएंट होगा 192 इंटू 1। तो इस तरह से सारे कोफिशिएंट हमने लिख लिए, और यहाँ पे मैंने प्लस इसलिए किया है कि सभी में से अगर मैं x⁵ कॉमन निकालता हूं तो बाकी के ये कोफिशिएंट एडिशन करके मिलेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन करके मिलेंगे। ये आप एक्सपांशन में अच्छी तरह जानते हैं कि सेम पावर वाली टर्म में आप सब्ट्रैक्शन एडिशन करते हैं, सेम पावर वाली टर्म हो तो वो एड सब्ट्रैक्ट हो सकती है। तो ये कोफिशिएंट में मैंने दिखा दिया है। अब ये क्या होगा 1 इंटू -21 प्लस 12 इंटू 35 420, ठीक है। 12 5 60, 6 रिमेन, 12 3 36 प्लस 6 42 माइनस 6 इंटू 35 तो 6 5 30, 6 3 18 प्लस 3 21 and 0 plus 6
शायद मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। ये क्यूब के साथ स्क्वायर के साथ क्यूब वाली टर्म मिली 60 इंटू, फिर क्यूब के साथ 160 के साथ स्क्वायर वाली टर्म, ये मिस कर गया है ना, तो प्लस 160 इंटू स्क्वायर वाली टर्म 21, ये मिस गया। तो अब ये मैंने, अच्छा है थोड़ी सी जगह बच गई थी, तो 160 इंटू 21, ओके, तो ये हमें मिलेगी 160 इंटू 21, 16 1 जार 16, 6 1 कैरी, 16 2 जार 32 प्लस 1 33, तो 3 3 एंड 0 6 माइनस 240 एक्स रेस टू 4, ये 21 है यहाँ पे, तो ये 21 लिखेंगे, एक्स रेस टू 4 इंटू एक्स, तो 240 इंटू, सॉरी यहाँ पे क्या है, एक्स रेस टू 4 के साथ यहाँ पे 7 है, अच्छा ये 1 माइनस एक्स रेस टू 7 के एक्सपांशन में ये 7 C1 आता है, तो यहाँ 7 मिलता है, यहाँ पे 7 मिलता है, ठीक है, यहाँ पे भी 7 C1 7 मिलता है, तो यहाँ पे 7 लिखना है, 7, तो 240 इंटू 7 विच इज माइनस 168 एंड 0, 21 7 जार 168 होता है, तो ये मिल गया, प्लस फाइनल 192। तो अब इसको सब्ट्रैक्शन एडिशन करते हो तो 171 मिलेगा। Thus required coefficient of x raised to 5 is 171। तो यहाँ पे रुकते हैं, अगली वीडियो में क्वेश्चन 4 के साथ फिर मिलेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।